अक्टूबर के एंड में सीड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रॉपर वैरायटी चाहिए। 1 एकड़ के अंदर 1 बैग DAP और 3 बैग यूरिया के हिसाब से आप डाल सकते हो। अगर आपकी ज़मीन रेतीली है, कितनी इरिगेशन दे सकते हो? तो 5 या 6। हम हैं अभी पूसा में और हमारे साथ हैं यहाँ के IRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजवीर यादव जी, जो गेहूं अनुसंधान पे काफ़ी बड़ा काम करते हैं। इन्होंने कई वैरायटियाँ रिलीज़ की हैं। इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि गेहूं की कौन सी वैरायटी अच्छी है, कौन सी वैरायटी ज़्यादा पैदावार देती है, और किसान साथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तैयारी कैसे करें, बम्पर पैदावार के लिए वो क्या करें ताकि फसलों में अच्छी पैदावार हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी गेहूं की तैयारी चल रही है, तो किसानों को अच्छी पैदावार के लिए शुरुआत से लेके आखिर तक क्या क्या करना चाहिए, किस चरण पे क्या करना चाहिए? अगर जो आपके पास खेत खाली है, यानी आपकी प्रीसीडिंग क्रॉप बाजरा है, बाजरा कट गया, ज़्यादातर खेतों के अंदर बाजरा इस टाइम साउदर्न हरियाणा में, राजस्थान में एक बाजरा के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव है कि ज़्यादातर फार्मर जब प्री मानसून बारिश आती है उसके साथ ही बाजरा सीड करने लग गए आजकल। तो बाजरा की क्रॉप आपके सितंबर एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं। तो लोग बाग बाजरा के किसान या जिन्होंने धान लगा रखी है, धान के किसान, या जिनके खेत खाली थे वो, या जिन्होंने मूंग वगैरह लगाई हो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, उन सब के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी पैदावार, गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए गेहूं को जितना जल्दी लगा सके। जितना जल्दी का मतलब है अक्टूबर एंड, जब जैसे आप ये देखेंगे कि इस टाइम टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हो गया, तो अगर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, गेहूं के अंदर औसतन एवरेज टेम्परेचर की 23 डिग्री के आसपास है, बट जो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इवन 24, 25, 26 डिग्री की भी एवरेज हो ना, तब भी आप सीड करके इसकी अच्छी उसके अंदर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो नंबर 1, आप ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए अक्टूबर के एंड में सीड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रॉपर वैरायटी चाहिए। जैसे किसी भी वैरायटी को अक्टूबर में बोओगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। कारण क्या है कि बहुत सारी वैरायटियाँ अगर जो उनको अक्टूबर में बोते हो तो उनके अंदर जल्दी बाल निकल आती है, और जल्दी बाल निकलने की वजह से उनके अंदर फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। बट कुछ वैरायटियाँ हैं जिसके अंदर अक्टूबर में बोने पे जल्दी बालियाँ नहीं निकलेगी, वो अपना पूरा टाइम लेगी और उनको पूरा ड्यूरेशन मिलने पे उनकी पैदावार जनरली 10 से 12% आराम से नवंबर सोन क्रॉप से फालतू रहती है। तो आप अर्ली में मतलब अक्टूबर लास्ट से लेके नवंबर फर्स्ट वीक तक, हाँ, नवंबर ये हो गया सारी वैरायटीज़ का? नहीं, सभी वैरायटियाँ अर्ली सोन में नहीं सूटेबल, सेलेक्टेड वैरायटियाँ हैं। जैसे हम अपनी IRI की एक वैरायटी की बात करते हैं, HD 3385। इस वैरायटी को हमने महाराष्ट्र तक टेस्ट किया, तो महाराष्ट्र में भी हमने अक्टूबर में इसको बुआई करके देखी। इस टाइम महाराष्ट्र का जनरली टेम्परेचर नॉर्दर्न प्लेन के कंपेरिजन से ज़्यादा रहता है। MP में हमने बहुत लार्जर एरिया में टेस्ट करवाया, तो सब जगह हमारी इसकी अर्ली सोन क्रॉप में अच्छी पैदावार थी लास्ट ईयर। और एक और वैरायटी है जो DWR है, वो DBW 327, वो भी अर्ली सोन के लिए सुटेबल है। अब ये बात समझना ये चाहेंगे कि किसान कितने समय के बाद गेहूं ना बोए? कभी क्या होता है खेत खाली नहीं है, तो उसका नुकसान हो जाता है, दिसंबर तक चले जाते हैं वो। ये तो आप कह ही नहीं सकते कि किसान आइडियल क्या है? किसान जनरली आइडियल ये रहता है कि भाई आपको जितनी जल्दी बुआई कर सकते हो उतना वो आइडियल रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़्यादा रहती है। किसान की मजबूरी होती है, जैसे मान लो कोई प्रीसीडिंग क्रॉप लेट खाली हुई, तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जनवरी में भी बो रहे हैं, तो जनवरी के लिए हमने वैरायटियां उसी तरह की निकाली हुई है जनवरी सोन के लिए भी। जैसे हमारी IRI की एक वैरायटी है HD 3298, तो 3298 को आप नवंबर में बोलो, दिसंबर में बोलो, जनवरी में बोलो, तीनों टाइम पे उसकी पैदावार ठीक आती है। आइडियल क्या रहती है सिचुएशन? नवंबर में कब तक बो देना चाहिए मैक्सिमम यील्ड के लिए, पैदावार ठीक ठाक रहे? देखिए, जनरली आपकी ये अगर जब आप 10-12 साल के ट्रेंड देखोगे ना, तो 10-12 साल में 10 साल में से 8 साल की चांसेस ये है कि अर्ली सोन क्रॉप ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देती है, ठीक है। लेकिन 1-2 साल अगर जब विंटर प्रोलॉन्ग हो गई, मान लो भाई आपका अप्रैल भी ठंडा हो गया,
ठीक है। तो उसके मैं नवंबर सोन क्रॉप भी और दिसंबर सोन क्रॉप भी, वो अर्ली सोन क्रॉप से ज़्यादा भी दे सकती है, उससे कम भी दे सकती है। तो क्लाइमेट को देखते हुए जनरली के चांसेस तो बहुत कम ही रहते हैं। जनरली बेस्ट यील्ड के लिए आपका बेस्ट टाइम है अक्टूबर एंड से 5-10 नवंबर तक का। लेकिन उसके बाद मान लो 5 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच का जो पहले हमारा रिकमेंडेड टाइम था ज़्यादातर क्रॉप के लिए 20 नवंबर तक का, इन 30 नवंबर तक का है। ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है कि आपकी पहली क्रॉप खेत को कब खाली करते हैं। किसान को सबसे ज़्यादा होता है कि कोई कितना कहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए यूरिया, डीएपी या रासायनिक खादें या जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी पैदावार के लिए प्रति एकड़ कितनी खाद होनी चाहिए और कितना बीज होना चाहिए? मेरा ये मानना है अगर आप 6 या 7 टन को टारगेट करते हो तो एक बैग डीएपी, एक एकड़ में 60 कुंटल। हाँ, एक एकड़ के अंदर एक बैग डीएपी 50 किलो के आसपास है, आजकल 40 किलो भी आता है। तो 50 किलो का बैग के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, एक बैग डीएपी और 3 बैग यूरिया के हिसाब से आप डाल सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आधा बैग आप के का भी डाल सकते हो, ठीक है, पोटास का, पोटास का, और जिंक सल्फेट भी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कंडीशंस कैसी है, जिंक सल्फेट भी ऐड कर सकते हो। अगर ये चीज़ ऐड करेंगे तो आपकी अच्छी पैदावार आने के चांसेस हैं जी। अब बात आती है पानी लगाने की, सिंचाई करने की। कहीं कहीं 2 सिंचाई किसान करते हैं, कहीं कहीं जो है ज़्यादा करनी पड़ती है। एक अगर नॉर्थ रीजन में देखें, ये गंगेटिक बेल्ट में देखें, इसमें कितने सिंचाई करनी चाहिए किसान को और कितने कितने दिन पे करनी चाहिए? देखिए, सिंचाई भी अगेन ये इतनी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं जितनी भी है, ये एक सिंपल रिकमेंडेड फार्मूला नहीं हो सकता। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपकी ज़मीन रेतीली है तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कैन बी, भाई मतलब कितनी इरिगेशन दे सकते हो, तो 5 या 6 डिपेंडिंग अपॉन भाई आपकी क्रॉप डिमांड कर रही है। फार्मर इजीली जज कर सकता है। लीफ रोल कर जाते हैं, लीफ ड्रूप करते हैं, गिर जाते हैं, दिखता है कि क्रॉप पानी मांग रही है। थोड़ा सा हम 5-7 दिन देख के भाई क्रॉप कितनी डिमांड कर रही है, अगर 5-7 दिन हम डिले करके दें, जितनी दिनों में हम देते हैं पहला पानी, उसको 5-7 दिन डिले कर दें तो रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। और वो रूट डेवलपमेंट क्रॉप को जो बाद में सडनली टेम्परेचर राइज करता है उसको सहने की क्षमता देती है। सर, अभी बात अब क्लाइमेट चेंज की करते हैं कि जो कई वैरायटीज़ अभी जारी हुई हैं, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं जिनको अगर मान लीजिए किसान बोना चाहे? देखिए, तो क्लाइमेट रेजिलेंस भी इस तरह का सौदा है। भाई आप क्लाइमेट रेजिलेंस क्या कहोगे? उसके 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक तो क्लाइमेट के वेरिएबल हैं, वो चेंज हो रहे हैं, और उन वेरिएबल को इनसेंसिटिव है आपकी क्रॉप। मान लो वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर है, बारिश है, और भाई मैक्सिमम टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर और बारिश, यही 2 मेजर, और हवा की स्पीड। तो इन वेरिएबल से आप क्रॉप को इम्यून नहीं कर सकते। वो तो 100% क्रॉप तो आप इन वेरिएबल को रिस्पॉन्ड करेगी, बट उसके रिस्पॉन्स को कम या बत्ती कर सकते हो। अब कुछ वैरायटियाँ हैं, वो दोनों वैरायटी से भी आ सकते हैं, एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट से भी आ सकते हैं, दोनों चीज़ों से क्लाइमेट रेजिलेंस। बट ये मानना कि वैरायटी अकेली सारे वेरिएबल को काउंटर कर देगी, ये भी मेरे को सच नहीं लगता कि भाई ये चीज़ सच है। तो ये डॉक्टर राजवीर यादव जी हमें बता रहे थे कि कैसे गेहूं की बुआई की जाए और कैसे उसमें कितना जो है बीज डाला जाए, कितनी खाद डाली जाए, सिंचाई कब की जाए। हमने पूरी जानकारी ली और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसी तरह की तमाम तरह की खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए गाँव जंक्शन।